छोटा सा गांव था जिसका नाम नागपुर था और उसी गांव में एक कमला नाम की बूढ़ी औरत रहती थी। उसके 2 बहुएं थीं, जिसमें बड़ी का नाम सुष्मिता था और छोटी का नाम प्रेरणा था। माँ जी, मैंने सारे बर्तन धो दिए। बर्तन धो दिए, लेकिन ये गंदगी कौन साफ करेगा? प्रेरणा गंदगी देख के हैरान हो गई, क्योंकि उसने वहाँ अभी अभी झाड़ू लगाई थी। माँ जी, मैंने तो यहाँ अभी अभी झाड़ू लगाई थी, तो इतनी जल्दी यहाँ गंदगी कौन फैला दिया? कौन फैला दिया? तुम्हारे कहने का मतलब मैंने यहाँ गंदगी फैलाई? नहीं नहीं माँ जी, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैं तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये नहीं था? इसका मतलब तुम अब बड़ी बहू पर इल्जाम लगा रही हो। रुको, अभी बड़ी बहू को बुलाती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मेरा ये भी कहने का मतलब नहीं था। प्रेरणा कमला को समझाती रही, लेकिन कमला जानबूझकर प्रेरणा को गालियां सुनाना चाहती थी। बड़ी बहू, सुन रही हो इस कलमुही की बातें? ये कुछ भी तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोली जा रही है। हाँ माँ जी, आई। सुष्मिता एक बड़े रईस घर की इकलौती बेटी थी, इसलिए कमला उसको बहुत मानती थी। तभी सुष्मिता मटकते मटकते बाहर आई। क्या हुआ माँ जी, इसने क्या बोला मेरे बारे में? ये कलमुही कहती है कि तुमने ये सारी गंदगी फैलाई है और बोलती है कि तू ये गंदगी साफ करेगी। इसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर इल्जाम लगाएगी और ऊपर से झाड़ू भी लगाने बोलेगी। नहीं नहीं दीदी, मैंने ऐसा नहीं कहा है। तुम्हारे कहने का मतलब माँ जी झूठ बोल रही हैं। माँ जी बोलिए, इस बात के लिए क्या सजा मिलनी चाहिए इसको? जा बहू, जितने कपड़े हैं सारे लेके आ। आज ये दिन भर कपड़े धोएगी। लेकिन कपड़े तो सारे धुले हुए हैं, कल ही इसने सारे कपड़े धो दिए थे। धुले हुए ही ले आ, कल कपड़े अच्छे से साफ नहीं हुए थे। लेकिन माँ जी। चुप, ये काली जबान से तू कुछ नहीं बोलेगी। प्रेरणा जानती थी कि हर दिन की तरह आज भी उसे जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। प्रेरणा एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए उसको नौकरों की तरह रखा जाता था। सुष्मिता पहले से धुले हुए कपड़े ले आई। प्रेरणा कपड़े लेकर नल की ओर जाने लगी। ओ महारानी जी, उधर कहाँ जा रही हो? तुम जैसों के लिए नल नहीं बनवाया है, जा नदी से धो ले आ। प्रेरणा हर दिन इतना अत्याचार सुन के भी कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन वो हर दिन अंदर ही अंदर फूट फूट कर रोया करती थी। प्रेरणा नदी पहुंचती है। हे भगवान, मुझे इतना दुख क्यों दिया? इससे अच्छा तो आप मुझे अपने साथ ही ले जाते। प्रेरणा कपड़े धोने से पहले बहुत रोई। कपड़े धोने के बाद वो खुद से बातें करते हुए आ रही थी। अगर मेरे मायके वाले थोड़े पैसे वाले होते तो इतना अत्याचार मेरे साथ नहीं होता, और मेरे पति भी महीने में बस एक बार आते हैं। प्रेरणा के पति का नाम कौशल था। वो बाहर काम करता था, जिससे महीने में उसे एक बार ही छुट्टी मिला करती थी। प्रेरणा हर बार कोशिश करती कि ये सारी बात कौशल को बता दे, लेकिन वो बार बार बताने से डर जाती थी। वो सोचती थी, जब अभी इतना अत्याचार होता है मुझ पर, तो बताने के बाद तो ये मुझे मार ही डालेंगे। यही सोचते सोचते प्रेरणा घर पहुंची। वहां पहले से ही कमला और सुष्मिता मौजूद थीं। माँ जी, वो देखो प्रेरणा आ रही है। अब आते ही आराम से बैठेगी, क्योंकि उसका सारा काम तो खत्म हो गया। तुम फिक्र मत करो बहू, मैं भी देखती हूँ वो कैसे आराम से बैठती है। लेकिन माँ जी, सारा काम तो खत्म हो गया, तो उसको बैठने से कैसे रोकोगी? क्या आपके पास कोई योजना है? मेरा नाम कमला है, योजना का भंडार। तुम बस देखती जाओ। तभी प्रेरणा उनके पास आती है। माँ जी, मैंने सारे कपड़े अच्छे से धो दिए हैं। अब मेरा सारा काम खत्म हुआ। मैं जा रही हूँ खाना खाने। क्या आपके लिए भी परोस दूँ? पहले तू जंगल से लकड़ियाँ ले आ, फिर सब साथ में ही खाना खाएंगे। माँ जी, कल ही तो लकड़ियाँ लाई थी, अभी बहुत दिन चलेंगी वो लकड़ियाँ। पहले चलिए ना, खाना खा लेते हैं। अब तू इतनी बड़ी हो गई कि माँ जी को समझाएगी? मैंने तो आज तक माँ जी की एक भी बात नहीं टाली। तू सही कह रही है बहू, इसके बहुत तेवर आ गए हैं। अच्छा माँ जी, मैं अभी लकड़ियाँ ले आती हूँ, आप परेशान मत होइए। वाह वाह वाह, तू ऐसे बोल रही है जैसे कि तू माँ जी पर उपकार कर रही हो। प्रेरणा को अंदर से बहुत गुस्सा आया। वो कुछ भी बोलती तो सुष्मिता उसका गलत मतलब ही निकाला करती थी। प्रेरणा सुष्मिता की बातों का बिना जवाब दिए ही चली जाती है। कुछ दूर जाते ही कमला प्रेरणा को आवाज देती है। अरे ओ कलमुही, कहाँ जा रही है?
कुल्हाड़ी तुम्हारी माँ लेके जाएगी। अरे उनकी बातों को सुनने के चक्कर में कुल्हाड़ी तो वही भूल आई, अभी ले आती हूँ। प्रेरणा कुल्हाड़ी लेके फिर से जाने लगी, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कमला उसे फिर आवाज देती है। अरे ओ कलमुही, खाना तो परोस दे, उसके बाद लकड़ियां लाना। प्रेरणा फिर रुकती है। जानबूझकर माँ जी ऐसा कर रही है। अभी जब कुल्हाड़ी लाने गई तब भी तो बोल सकती थी। प्रेरणा खाना परोस के फिर से जाने लगी, लेकिन उसे फिर लग रहा था कि कमला उसे बुला न दे। कुछ दूर जाते ही वो पीछे मुड़ी। कमला वहां चुपचाप खड़ी थी, लेकिन जैसे ही प्रेरणा मुड़ी, अरे ओ कलमुही, प्रेरणा को लगा फिर से कमला उसे बुलाएगी, लेकिन बस उसने वैसे ही कुछ बोला। सूखी लकड़ियां ही लाना। ठीक है माँ जी। प्रेरणा फिर सीधे जंगल चली गई। वहां जाते ही वो एक बड़े सूखे पेड़ के पास गई। ये पेड़ अच्छा लग रहा है, इसी से सूखी लकड़ियां काट लेती हूँ। लेकिन आज लकड़ियां कम लाऊंगी, क्योंकि कल फिर मुझे माँ जी लकड़ियां लाने भेजेंगी। प्रेरणा को लकड़ियां लाने में शाम हो गई थी और वो बस रात का खाना खा के सो गई। और हर रोज कमला और सुष्मिता इसी तरह प्रेरणा को एक समय का खाना देती और दिन भर काम करवाती थीं। ऐसे ही दिन बीतते गए और कमला के दोनों बेटे घर आए। सुनिए ना जी, मैं कहती हूँ कि अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। इससे हम अच्छे से रहेंगे। सबका अलग कमरा, अलग रसोई। और आप तो जानते ही हैं कि कौशल कितना भोला है। आप चाहें तो उसे आराम से बेवकूफ बना सकते हैं। अरे भाग्यवान, लेकिन वो तो मेरा भाई है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकता हूँ? तुम तो जानती हो कौशल मेरा कितना सम्मान करता है। सम्मान करता है तभी तो बोल रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज्यादा जमीन और धन ले सकते हैं। जरा दिमाग लगाइए जी, तभी कुछ होगा। लेकिन बंटवारे में तो मुखिया जी और गांव वाले भी आएंगे, और मुखिया जी बंटवारा करेंगे तो वो बराबर करेंगे ना। आपके पास हल्का भी दिमाग नहीं है। कौशल भोला है। आप कहेंगे तो वो आपकी मर्जी से ही बंटवारा कर लेगा। तभी वहां कमला पहुंचती है और वो भी बड़ी बहू की बातों से सहमत थी। लेकिन बाद में मुखिया जी को पता चला तो वो हमें नहीं छोड़ेंगे। मुखिया जी कुछ नहीं बोल पाएंगे। उन्हें अगर पता चला तो हम बोल देंगे कौशल ने अपनी मर्जी से बंटवारा किया है। हाँ माँ, आपकी बात सही है। मैं अभी जाता हूँ और बंटवारे की बात करता हूँ। लेकिन माँ, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सब बंटवारा करूँगा। आप ही सारी जमीन जायदाद का बंटवारा कर दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जाओ और कौशल से बात करके आओ। मुकेश को अपने भाई के साथ ऐसा करना सही नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी पत्नी के कारण उसे ऐसा करना पड़ा। कौशल और प्रेरणा दोनों बात कर रहे थे, तभी मुकेश वहां पहुंचा। कौशल, ये हमारे जितनी जमीन जायदाद है उसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ भैया, बोलिए। जमीन जायदाद का क्या करना है? कहीं आप बंटवारा करना चाहते हैं? हाँ, तुम्हारी भाभी और माँ की यही इच्छा है। कोई बात नहीं भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहें बंटवारा कर सकते हैं। बोलिए, कब बंटवारा करना है? बंटवारा तो अभी ही करना है और माँ ही बंटवारा करेंगी, मुखिया जी नहीं आएंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भैया, चलिए अभी बंटवारा कर लेते हैं। माँ और भाभी कहाँ हैं? उन्हें भी बुला लीजिए। हाँ, वो दोनों बाहर ही हैं, बस तुम्हें बुलाने आया था। फिर मुकेश और कौशल बाहर आए। कमला और सुष्मिता वहीं मौजूद थीं। कमला, देखो कौशल, अभी यहाँ जो बंटवारा होगा वो तुम्हें मंजूर है ना? फिर बाद में मत बोलना कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। आप जो देंगी माँ, मैं वही प्यार से ले लूंगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बात की। फिर कमला बंटवारा करना शुरू करती है, लेकिन प्रेरणा को पता था कि कमला एक तरफा बंटवारा करेंगी, इसलिए वो उदास दिख रही थी और सुष्मिता खुश। कमला, ये घर मुकेश का हुआ और ये गौशाला कौशल का हुआ। तुम यहाँ एक घर बना सकते हो। तभी सुष्मिता कमला के कानों में कुछ कहती है। सुष्मिता, माँ जी, आप बोलिए कि घर के अंदर का सारा सामान हमारा और गौशाला में एक ही तो गाय है और वो भी दूध नहीं देती है, तो वो उसको दे दीजिए। क्योंकि वो जानती थी कि घर में बहुत सारा सामान और पैसे हैं, लेकिन गौशाला में तो सिर्फ एक गाय ही है और वो भी दूध नहीं देती। कमला, लेकिन देखो कौशल,
अब घर मुकेश का है तो अब घर के अंदर का सारा सामान उसका हुआ, और गौशाला तुम्हारा है तो गौशाला के अंदर का सामान तुम्हारा हुआ। फिर वो सब खेत जाते हैं। वहाँ 2 खेत थे, लेकिन वहाँ भी सुष्मिता का दिमाग फिर चला। सुष्मिता, माँ जी, मैं कहती हूँ कि वो छोटा वाला खेत उसे दे दो और ये बड़ा खेत हमें, और उन्हें बोलो कि वो अब यहीं रहेंगे और वो गाय भी यहीं ले आएंगे और वहाँ का गौशाला भी हमारा। कमला, लेकिन अब कौशल कैसे मानेगा? हमने तो पहले ही उसको गौशाला दे दिया है, और वैसे भी वो गौशाला का क्या करोगी? सुष्मिता, माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि वहाँ एक बड़ी सी दुकान खोलूंगी ताकि इन्हें बाहर काम पर जाना ना पड़े। हाँ बहू, तुम सही बोल रही हो। मैं कैसे भी करके वो गौशाला तुम्हारा करवा दूंगी और ये बड़ा खेत भी तुमको ही मिलेगा। फिर कमला ने कुछ सोचा और फिर खेत का बंटवारा शुरू किया। कमला, देखो कौशल, ये छोटा खेत बहुत ही चमत्कारी है। आज तक इसमें जिस चीज की खेती हुई वो बहुत ही अच्छी हुई, इसीलिए ये खेत मैं तुम्हें देती हूँ, लेकिन ये बड़ा खेत और गौशाला मुकेश को देती हूँ। लेकिन माँ जी, आपने तो पहले ही वो गौशाला हमारे नाम कर दी थी, लेकिन अब आप मुकर क्यों रही हैं? देखो बहू, ये उपजाऊ खेत है और इसमें हमारे पुरखों ने खेती की है, तो ये बहुत ही अनमोल है। सुष्मिता, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो कि तुम्हें ये खेत मिल रहा है। मेरे पति बहुत ही दिल के बड़े हैं, नहीं तो कोई दूसरा भाई ऐसा होता तो ये खेत खुद ले लेता। कौशल बहुत ही भोला था और अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता था, इसलिए उसने और कोई सवाल नहीं पूछा और चुपचाप खेत को ले लिया और गौशाला भी दे दी। लेकिन कौशल ने बस एक चीज मांग ली जो मुकेश के कुछ काम की नहीं थी। मुझे आपकी सारी बातें मंजूर हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे इस खेत के साथ एक चीज बस दे दीजिए। और क्या दूं? इस खेत जैसा अनमोल रत्न जब दे दिया तो और क्या ही चाहिए तुम्हें? सुष्मिता, नहीं नहीं देवर जी, अब हम आपको और कुछ नहीं दे सकते हैं। हमने आपको बहुत ही कीमती वस्तु पहले ही दे दी। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही दिलदार है, इसीलिए बंटवारे में ज्यादा तुम्हें ही दिया। माँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो गौशाला में बंधी गाय दे दो। वैसे तो वो दूध नहीं देती है, उसका आप क्या ही करोगे? सब अपने अपने मन में कुछ सोचने लगे। कुछ देर बाद सुष्मिता ने मुकेश और कमला को बताया। सुष्मिता, माँ जी, गाय उसे ही दे दीजिए, क्योंकि वो दूध तो देती नहीं, बस खाना खाती है। उसे दे देंगे तो खर्चा कम होगा, नहीं तो आप जानती ही हैं कि गाय कितना खर्चा बढ़ाती थी। हाँ बहू, तुम सही बोल रही हो। अगर गाय उसे दे देंगे तो उनका और खर्चा बढ़ेगा, और बिना दूध देने वाली गाय वो बेच भी नहीं पाएंगे। कुछ देर आपस में सोचने के बाद कमला गाय को उसे दे देती है। फिर कौशल गाय को खेत में ले आता है और पेड़ में बांध देता है और पूरा दिन कैसे भी करके एक झोपड़ी बनाता है। रहने का तो इंतजाम कर लिया हमने, लेकिन अब खाना क्या खाएंगे? जितने पैसे थे वो तो घर में रखे थे, और माँ जी ने तो साफ साफ उसकी तरफ से बंटवारा कर दिया। हाँ प्रेरणा, माँ जी ने भी उसकी तरफ से बंटवारा किया, बस अनमोल अनमोल कहकर ये छोटा सा खेत हमें दे दिया, और खर्चा बढ़ाने के लिए ये गाय भी ले ली। आप पूरे भोले शंकर हैं, उन्होंने आपके भोलेपन का फायदा उठाया। हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं कोई काम ढूंढ लूंगा, बस आज भर भूखे सोना पड़ेगा। सुबह होते ही वो मुखिया जी के पास जाता है। मुखिया जी चौपाल में बैठे थे। कौशल सीधा उनके पास गया। मुखिया जी, मेरे भैया ने कल जमीन का बंटवारा किया, लेकिन बंटवारे में बस मुझे एक छोटा सा खेत मिला और अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? हाँ कौशल, मैंने तुम्हारे बंटवारे की बात सुनी। तुम्हारे भाई ने तो वहाँ एक दुकान भी खोल ली है। हाँ मुखिया जी, दुकान तो उन्होंने खोल लिया है, लेकिन मैं क्या ही कर सकता था। मैं अपने बड़े भाई का सम्मान करता था, इसलिए उनकी मर्जी से बंटवारा होने दिया, लेकिन मेरे खुद के माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हाँ बेटा, तुम्हारे भाई और माँ ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया,
लेकिन छोड़ो उस बात को, मैं तुम्हें मजदूरी दे सकता हूँ, उससे तुम अपना पेट पालो। हाँ मुखिया जी, मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए क्या करना है और कहाँ? तुम्हें खेतों में मजदूरी करनी है। मेरे खेतों में फसल की सिंचाई करनी होगी। तुम अकेले कर पाओगे तो ठीक है, लेकिन एक दिन भी देर हुई तो काम से निकाल दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं हर दिन समय पर आ जाया करूंगा, आप चिंता न करें। मैं अकेले ही हर दिन समय पर काम खत्म कर दिया करूंगा। बस आप बताइए कब से आना है? तुम कल से सुबह 8 बजे आ जाना और शाम 5 बजे चले जाना। तुम्हें बस 8 घंटा काम करना है और 1 घंटा आराम भी बीच में कर सकते हो। ठीक है मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप न होते तो मुझे भीख मांगने की नौबत आ जाती। लेकिन एक बात याद रखना कि कभी देरी ना हो, नहीं तो तुम मुझे जानते ही हो। आप फिक्र ना करें मुखिया जी, मुझे 1 मिनट की भी देरी नहीं होगी। मैं कल से समय पर आ जाया करूंगा।